गुड इवनिंग। पिछले लेक्चर में हमने जल में पाए जाने वाले जंतुओं के अनुकूलन के बारे में अध्ययन किया था और जल में पाए जाने वाले लवणीय जल में पाए जाने वाले जंतुओं के अनुकूलन के बारे में पढ़ा। आज हम चर्चा करेंगे कि अलवणीय जल में जो जंतु पाए जाते हैं उनमें किस किस प्रकार के अनुकूलन एडॉप्शन से जो पाए जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि अलवणीय जल के जंतुओं के अनुकूलन। और जैसे कि आप जानते हैं कि अलवणीय जल जो होते हैं उसमें दो प्रकार के जंतुओं में जो है अनुकूलन पाए जाते हैं, यानी ये अलवणीय जल है वो दो प्रकार से पाया जा सकता है। पहला वो पाया जा सकता है कि ऐसा जल जो गतिशील हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता हो, ठीक है, जिसमें उदाहरण हम ले सकते हैं झरने है, सरिता है, नदी है, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार का आपके पास में है कि स्थिर जलीय जंतुओं के अनुकूलन, यानी वे जंतु जो स्थिर एक जगह ठहरने वाले जल के अंदर पाए जाते हैं उसमें किस किस प्रकार के अनुकूलन होते हैं, जैसे तालाब या झील के अंदर जो अनुकूलन पाए जाते हैं वो इसी प्रकार का। तो देखो हम दोनों यहाँ पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं गतिशील जल के जंतुओं के अनुकूलन। और गतिशील जल के बारे में अगर हम बातचीत करते हैं तो हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है नदियां हैं, सरिता, और हम ये कह सकते हैं आपके पास इसके अंदर जो झरने हैं, क्योंकि झरना जो है वो भी क्या हो जाता है लगभग जो है वो किस में आ जाता है, गतिशील के अंदर आ जाता है, चाहे उसमें छोटे प्राणी क्यों ना पाए जाए लेकिन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जंतुओं में किस किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं यहाँ पर रहने के लिए। तो देखो हम संक्षिप्त में अगर अपन देखना चाहे इसको तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इनको जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जल जाता है तो उनकी धारा से जंतुओं को बचना भी पड़ता है और तैरना भी पड़ता है। तो अपन ये सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि इस प्रकार के जो जंतु होते हैं उनका जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है। तो यहाँ देखिए शरीर धारा रेखीय। धारा रेखीय का मतलब ये हो गया कि कुछ लाइनिंग प्रकार का होता है, जैसे मछलियों का जो शरीर जो होता है वो भी धारा रेखीय होता है, जिसको अपन कहेंगे तरकु नुमा, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं। तो ये एक इसका अनुकूलन है। दूसरे अनुकूलन की अगर हम बातचीत करते हैं तो दूसरे अनुकूलन में हम देखते हैं कि इनका जो शरीर जो होता है सामान्यतः कैसा होता है, चपटा होता है। और चपटा होने की वजह से क्या करते हैं, ये कहीं भी जगह मिलती है वहां पर अपने आप की सुरक्षा के लिए ये दरारों में घुस जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शरीर चपटा होता है। अधिकांश का हम एग्जांपल ले रहे हैं ताकि दरारों में घुस जाए और दरारों में घुस करके अपनी सुरक्षा करते हैं या फिर उसे धारा के साथ में बहने के लिए अपने आप को जो है वो रोक सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ इस प्रकार के जो जल में जंतु पाए जाते हैं उनमें चिपकने हेतु जो है वो अंकुश या हुक्स पाए जाते हैं। आप लिखेंगे चिपकने हेतु अंकुश यानी हुक्स व चुस्काम या चुस्क पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये कहीं भी किसी जल स्थल के ऊपर या किसी जंतु के ऊपर जो है वो चिपक करके रह जाते हैं। नेक्स्ट हम इसकी अगर बातचीत करें तो ये क्या होते हैं, धनात्मक स्पर्शनचलन होते हैं। धनात्मक स्पर्शानुचलन, इसका मतलब ये हो गया कि ये स्पर्श करने के लिए दूर से दौड़ करके एक जगह आने की कोशिश करते हैं। इसको आप यूं समझिए कि यदि हम किसी स्थान पर कोई लकड़ी या कोई छड़ डालते हैं तो आसपास के जितने भी जो जो इस प्रकार के जंतु होते हैं भाग करके, जैसे ये मान लीजिए छड़ है तो भाग करके इसके पास आने की कोशिश करते हो। आपने कई बार देखा होगा कि आप बैठे बैठे यदि किसी तालाब के अंदर या कहीं भी नदी के आसपास आप अगर एक कंकड़ या लकड़ी फेंकते हैं तो बहुत सारे जंतु है उसको चाहे वो खाने के लिए क्यों ना आए लेकिन उसकी तरफ आने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो इनके लार्वा जो होते हैं वो कुछ स्वतंत्र रह करके और अपनी सुरक्षा करने में जो है वो सक्षम होते हैं। जैसे हम प्रोटोजोआ का उदाहरण ले सकते हैं, कॉपीपोडा का उदाहरण ले सकते हैं, कुछ एनिलिड्स भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो देखो ये हम ये कह सकते हैं लार्वा, कुछ जंतुओं के लार्वा स्वतंत्र रह करके
अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स अपन ने अभी में दिया, इसके अंदर हम क्या ले सकते हैं, प्रोटोजोआ का इसमें उदाहरण हो सकता है अपने पास। प्रोटोजोआ का कुछ एनिलियड्स भी, हालांकि एनिलियड्स जो होते हैं वो जमीन के ऊपर भी रहते हैं लेकिन कुछ जल के अंदर भी रहते हैं। इसके अलावा हम कॉपीपोडा, एनेलिडा, तो इस प्रकार के जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी सुरक्षा जो है वो, या इनके जो लार्वा है वो अपनी सुरक्षा जो है आसानी से कर पाते हैं। या इसके अलावा कुछ जंतु, जैसे इन्हीं में से अगर हम बातचीत कर लेते हैं तो उनमें क्या होते हैं कि ये सतह पर आकर के और शिस्ट बना लेते हैं, पानी की सतह पर आकर के एक शिस्ट की संरचना बनाकर क्या कर लेते हैं, समूह में आ जाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि ये जल के बहाव के साथ में बह करके नहीं जाते, एक जगह हो जाने की वजह से इनका आकार अपेक्षाकृत कुछ बड़ा हो जाता है क्योंकि समूह में आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जल के बहाव से अपनी सुरक्षा कर पाते हैं। तो यहाँ देखते हैं जल के बहाव से सुरक्षा। तो इस प्रकार का जो अनुकूलन जो है वो इन प्रकार के जंतुओं के अंदर जो है पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें परासरण मतलब समझते हो, लवण का अंदर आना जाना, जल का शरीर के अंदर या बाहर आना जाना। तो कुछ जंतुओं में परासरण नियंत्रण हेतु, कुछ जंतुओं में परासरण नियंत्रण हेतु वोक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रिक्तिकाएं पाई जाती है। जैसे प्रोटोजोआ की अपन बातचीत करते हैं, रिक्तिका किसमें पाई जाती है, प्रोटोजोआ। कुछ क्या करते हैं वो ग्रीन ग्रंथि पाई जाती है, जैसे क्रस्टेशिया में ग्रीन ग्रंथि ये किसमें पाई जाती है, क्रस्टेशिया जंतुओं के अंदर। इसके अलावा मछली वगैरह पर अपन देखते हैं तो वहां पर आपको पता है जैसे गिल्स वगैरह पाए जाते हैं या फिर क्लोराइड सहायक ग्रंथियां पाई जाती है। हम ये लिखेंगे इसमें गिल्स व क्लोराइड सहायक ग्रंथियां, ये किसमें पाई जाती है, मछलियों के अंदर पाई जाती है। ये किसके लिए, परासरण नियंत्रण के लिए। तो ये भी एक इस प्रकार का अनुकूलन इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनको श्वसन के लिए क्या करना पड़ता है, बार बार वायुमंडलीय श्वसन के लिए सतह के ऊपर आना पड़ता है। तो इसमें भी विशेष प्रकार की जैसे ट्रेकिया है, गिल्स है, या अपने स्पाइटेकल्स की अगर बातचीत करते हैं तो इस प्रकार के विशेष सुरक्षा ये अनुकूलन श्वसन के लिए इसमें पाए जाते हैं। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कि वायुमंडलीय श्वसन हेतु श्वसन हेतु विशेष अंग बोलेंगे इसको, जिसको अपन क्या कहेंगे, जैसे त्वचा द्वारा भी, जैसे मेंढक वगैरह है वो त्वचा से भी श्वसन करता है, ठीक है। इसके अलावा गिल्स, ट्रेकिया और इस प्रकार से अपन कैसे जैसे स्पाइरेटल्स, इस प्रकार की जो संरचनाएं पाई जाती है। तो ये भी इन प्रकार के यहाँ पर पाए जाने वाले जंतुओं के इस प्रकार से अनुकूलन है। और भी बहुत सारे अनुकूलन के अंदर जो है पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले भी जो जंतु होते हैं ये प्रवास के लिए काफी दूर दूर तक चले जाते हैं, जैसे नदियों के साथ में बह करके। तो इसका अपन ये कह सकते हैं कि इसमें इनका प्रवास भी जो होता है वो काफी मजबूत होता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो आसानी से, चाहे पानी के बहाव के साथ में चले जाए लेकिन चले जाते हैं। और कई जंतु इनमें जो है वो समूह में या कॉलोनी बना करके रहते हैं। तो ये तो आपके पास में आ गया गतिशील जल के अनुकूलन। जस्ट इसके बाद में दूसरा हमने बताया था कि वे अनुकूलन जो किसमें पाए जाते हैं, स्थिर जल में पाए जाते हैं। तो स्थिर जल के अनुकूलन की अगर अपन बातचीत करें यहाँ पर, यहाँ स्थिर जल लिख लेते हैं, इसमें किस किस प्रकार के अनुकूलन पाए जा सकते हैं। स्थिर जल के जंतु के अनुकूलन। स्थिर जल कौन सा होता है, वह जल जो बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता, बल्कि क्या होता है एक ही स्थान के ऊपर पाया जाता है। जैसे हम तालाब की अगर बातचीत करते हैं, झील की अगर बातचीत करते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एग्जाम में, तालाब में पाए जाने वाले या झील में, या आपने कई नाड़े वगैरह के बारे में भी सुना होगा जहाँ का पानी एक जगह स्थिर रहता है। तो उस प्रकार के जंतुओं के अंदर किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। तो लगभग इनसे मिलते हुए अनुकूलन पाए जाते हैं, लेकिन कुछ भिन्न होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बातचीत करें इसमें, तो देखो यहाँ के जो जंतु होते हैं कॉलोनी यानी समूह बना करके रहते हैं।
क्या बनाकर रहते हैं, समूह बना करके रहते हैं। तो ये एक इसका मुख्य गुण हो सकता है। इसके अलावा इसमें श्वसन हेतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। श्वसन हेतु वायुमंडलीय O2 ये प्राप्त करते हैं, और O2 प्राप्त करके ये यानी कई बार इससे सतह के ऊपर भी आ जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ऊपर तो चलो ठीक है, इनको भोजन भी प्राप्त हो जाता है और ऑक्सीजन भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो नीचे तलहट के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। तो वहां हम देखते हैं कि तलहट में भोजन व O2 दोनों की जो है वो कमी पाई जाती है, यानी दोनों का अभाव पाया जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि इसमें श्वसन वर्णक हेतु, जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वैसे श्वसन वर्णक हेतु श्वसन वर्णक पाए जाते हैं। तो देखो इसमें Hb हीमोग्लोबिन की तरह श्वसन वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, श्वसन वर्णक पाया जाता है। इसका अगर अपने एग्जाम्पल लेना चाहे तो आपके पास एग्जाम्पल हो जाएगा इसका कायरोनोमस। एग्जाम्पल्स कायरोनोमस, ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा जो कि तलहट के अंदर जो है सामान्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वो ट्यूब्स बना करके रहते हैं। ट्यूब्स का मतलब जैसे पाइप होती है, ठीक है। तो सिंपल सा अपन देख सकते हैं, ट्यूब्स बनाकर अपनी सुरक्षा वो कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, सुरक्षा कर पाते हैं। ट्यूब्स के अंदर जो है वो घुस जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ये बाहर निकलते, अन्यथा वहां पर नहीं निकलते हैं। इसके बाद में जो पानी स्थिर होता है, एक जगह रहता है, सामान्यतः वहां कीचड़ भी पाया जाता है। तो कीचड़ में पाए जाने वाले जंतु में क्या होता है कि वहां पर भी अपन देखते हैं कि सामान्य रूप से भोजन या ऑक्सीजन की जो है वो कमी होती है। ये भी एक कीचड़ में पाए जाने वाला ही अनुकूलन है, यानी ये ट्यूब्स भी किसमें, कीचड़ में पाए जाने वाले जो जल होता है उसके अंदर ही ये बना करके रहते हैं। इसके अलावा जो कीचड़ में रहते हैं, जैसे हम द्विकपाटी मोलस्का की अगर बातचीत करें तो वो क्या होता है, गिल्स द्वारा श्वसन करता है। तो यहाँ देखें, कीचड़ में पाए जाने वाले जंतु क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, गिल्स के द्वारा जो है वो प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ हम ये लिखेंगे द्विकपाटी यानी दो कपाटयुक्त मोलस्का, ये किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा जो है वो सामान्यतः श्वसन कर पाता है, क्योंकि वहां पर ये ऑक्सीजन वगैरह की इतनी जो है आपूर्ति वहां पर नहीं हो पाती है। तो यहाँ अपने ये कहेंगे कि ये यहाँ इस प्रकार से गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर पाता है। इसके अलावा भी और प्रकार के इसमें अनुकूलन, जैसे जन्म के प्रति अनुकूलन भी पाए जाते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए भी अनुकूलन पाए जाते हैं कि अपने जो है वो कॉलोनी बनाकर अपनी सुरक्षा करते हैं। तो बहुत सारे अनुकूलन इसके अंदर जो है वो पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना स्थलीय आवास के जंतुओं के अनुकूलन। शायद आपको ये लगता होगा कि जो जमीन पर जो जीव जंतु रहते हैं वो सबसे आसानी से रहते होंगे, पानी में तैरने वालों के लिए अनुकूलन ज्यादा जो है परेशानी भरे हो सकते होंगे, या जो जंतु उड़ते हैं हवा में उनके लिए जो है वो अनुकूलन प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता होगा। लेकिन आपको ध्यान रखने की बात है कि जो वायु में उड़ते हैं या जल में रहते हैं या अन्य किसी वातावरण में रहते हैं, उन सब में सबसे ज्यादा जो है अनुकूलन प्राप्त या सबसे कठिन जो अनुकूलन जो होते हैं वो किसके होते हैं, स्थलीय आवास के जंतुओं के अंदर होते हैं। क्यों, क्योंकि दूसरी जगह पर जो रहते हैं उनमें कुछ ही अनुकूलन अपने आप में प्राप्त करने पड़ते हैं, लेकिन जो स्थलीय वातावरण में जो जंतु रहते हैं उनको बहुत सारे अनुकूलन के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर जो है मौसम बार बार चेंज होता है, तो मौसम के प्रति भी अनुकूलित होना पड़ता है, सर्दी के प्रति है, गर्मी के प्रति है। टेम्परेचर भी आपने देखा होगा, बहुत बार टेम्परेचर 50 या 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है, कई जगह तो बहुत ज्यादा चला जाता है, या कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री या माइनस के अंदर आ जाता है। तो वहां पर भी अपने आप को अनुकूलित रखना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा कई भौतिक कारक भी ऐसे होते हैं, फिजिकल बैरियर्स भी ऐसे होते हैं जो कि इनके अनुकूलन में जो है वो बाधा प्राप्त करते हैं, या फिर कुछ ऐसे काल्पनिक कारक भी ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है वो अनुकूलन प्राप्त करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। सुरक्षात्मक आवरण भी जो है इनके लिए इनको बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो पाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखने की बात है कि सबसे अधिक जटिल जो अनुकूलन जो होते हैं वो किसके होते हैं, स्थलीय आवास के जंतुओं के होते हैं। यदि हम यहाँ पर बातचीत करें
कि हम रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु होते हैं, रेगिस्तान या मरुस्थल भी आप कह सकते हैं, के जंतुओं के अनुकूलन काफी कठिन होते हैं। देखो, विशेष रूप से आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो रेगिस्तान में जीव जंतु रहते हैं उनके लिए विशेष रूप से कौन कौन से अनुकूलन हो सकते हैं या कौन सी सबसे बड़ी समस्या होती है। तो देखो, तीन बड़ी समस्याओं की अगर हम बातचीत करें, पहली समस्या है, आपको पता है रेगिस्तान का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा वहां पर जल की जो कमी है वो हमेशा ही बनी रहती है, यानी पानी कई कई किलोमीटर तक पानी नहीं मिलता, बल्कि कई जंतु तो ऐसे होते हैं जिनको जिंदगी भर जो है वो पानी के स्रोत जो है वो प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए पानी को प्राप्त करना और उसको अगर प्राप्त हो गया तो उसको बचा करके रखना, ये दो बड़ी समस्याएं जो है वो मरुस्थलीय प्राणियों के पास में सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। जैसे सबसे पहले अपन ये कह सकते हैं कि इसमें नमी व आर्द्रता की प्राप्ति सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा अनुकूलन जो जंतुओं को ये प्राप्त करना पड़ता है कि कैसे भी नमी और आर्द्रता, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता है वो कैसे न कैसे जगह प्राप्त कर पाए, सबसे बड़ी समस्या ये है। इसके बाद में यदि उन्होंने नमी व आर्द्रता प्राप्त कर ली है तो दूसरा है कि इसको बचा करके कैसे रखा जाए। तो दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि नमी व आर्द्रता का संरक्षण, यानी है अपने शरीर में तो उनको वेस्ट न जाने दिया जाए, यानी इसको हम समान रूप से अगर करना चाहें तो ये कह सकते हैं जल की न्यूनतम हानि करना, तो इसके लिए भी इनको अनुकूलित होना पड़ता है। और थर्ड अपन देखते हैं, जैसे अपने बातचीत की थी कुछ भौतिक यानी फिजिकल बैरियर्स, ठीक है, तो तीसरा अपन ले सकते हैं भौतिक, और दूसरा अपन ये कह सकते हैं या हम कार्बनिक कारकों से क्या करना, अपने आप को सुरक्षा प्राप्त करना या अपने आप से जो है बचाना, कार्बनिक कारकों से सुरक्षा। तो ये तीन बड़े अनुकूलन मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतुओं को जो प्राप्त करने ही करने होते हैं, किस प्रकार से जो अपने आप को जो है इसके प्रति अनुकूलित कर पाए, और इसके लिए इनके शरीर में कुछ विशेष प्रकार के संरचनाएं पाई जाती है या विशेष प्रकार के जो इनको अनुकूलित होना पड़ता है। जैसा अभी हमने बात की है कि जल की हानि कम से कम हो, और जल की हानि कैसे होती है, या तो मलमूत्र के माध्यम से होती है, तो ये क्या करते हैं मलमूत्र में जल को कम से कम त्यागने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें कि पसीने के द्वारा भी तो जल की हानि होती है, तो बहुत बढ़िया अनुकूलन में पाया जाता है। पसीना ग्रंथियां या तो होती नहीं होती तो क्या होती है वो अल्प विकसित होती है। तो हम यहां ले सकते हैं सबसे पहले कि पसीना ग्रंथियां अनुपस्थित या फिर अल्प विकसित। जब पसीना ग्रंथियां होगी नहीं तो पसीना भी नहीं निकलेगा, पसीना नहीं निकलेगा तो जल की हानि क्या हो जाएगी न्यूनतम। तो अपन लिख सकते हैं न्यूनतम जल हानि। तो जल हानि को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि पसीना ग्रंथियां जब अनुपस्थित हो जाए या अल्प विकसित हो, अविकसित भी इसको अपन कह सकते हैं, अविकसित भी होगी। इसके अलावा आपने देखा होगा जो मरुस्थल में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी की जो त्वचा जो होती है वो क्या होती है काफी मोटी होती है। तो ये भी किस के प्रति अनुकूलित है, ये भी जल हानि को रोकने के लिए अनुकूलित है। तो अपन कह सकते हैं कि त्वचा मोटी होती है, और मोटी त्वचा होगी तो क्या होगा जल की हानि न्यूनतम। तो इसे लिख सकते हैं न्यूनतम जल हानि। तीसरा हम ये देखते हैं इसमें कि यहाँ पर पाए जाने वाले जो जंतु जो होते हैं उनकी त्वचा के ऊपर जो है सामान्यतः कांटे पाए जाते हैं। जिस प्रकार से हमने पादपों में, केर वगैरह में या बबूल में हमने देखा पत्तियां जो है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। किसके लिए? जल हानि को रोकने के लिए अपने आप में परिवर्तन कर लेती है, अनुकूलित कर लेती है। तो वैसे ही इनकी त्वचा जो होती है हम ये देख सकते हैं त्वचा खुरदरी वह कईयों के ऊपर जो है वो कांटे पाए जाते हैं। तो कांटे पाए जाते हैं तो ये क्या करते हैं, यानी कांटे जो सूर वगैरह पाए जाते हैं तो ये भी क्या करते हैं जल की हानि को जो है वो न्यूनतम में प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ जंतु जो होती है उनकी जो त्वचा जो होती है वो अपारगम्य होती है। अपारगम्य का मतलब ये हो गया न इधर जाना न इधर जाना। तो जो शरीर के अंदर जल है वो अपारगम्य होने की वजह से कहां बना रहता है,
ये शरीर में ही बना रहता है। तो देखो हम लिखेंगे त्वचा अपारगम्य, जिसमें से पार नहीं हो पाए। और सामान्यतः ये लक्षण है, सामान्यतः आपके पास सरीसृप जो रेप्टिलिया जो होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कई सरीसृपों में, सरीसृप या फिर बिच्छू के अंदर जो है इस प्रकार की त्वचा पाई जाती है, अपारगम्य त्वचा पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जल की हानि जो है वो न्यूनतम हो पाती है। इसके अलावा क्या होता है इसमें अनुकूलन की इनकी जो त्वचा जो होती है उसके में जो है वो, या हम यूं कह सकते हैं कि त्वचा का जो कलर जो होता है, हालांकि वो सुरक्षात्मक आवरण है, त्वचा का जो कलर होता है वो मिट्टी के कलर जैसा ही होता है, तो वो अपने आप को सुरक्षित रख पाता है। इस पॉइंट को हम बाद में ले लेंगे। एक ये होता है कि ये सामान्यतः जो होते हैं, सामान्यतः अगर अपन बातचीत करें तो क्या होते हैं, बिलकारी होते हैं, यानी बिलों के अंदर रहते हैं। क्यों भी बिलों में इसीलिए रहते हैं क्योंकि टेम्परेचर दिन के अंदर जो बाहर बहुत तेज होता है और बिल जो जमीन के अंदर होते हैं, तो वहां अपेक्षा कुछ टेम्परेचर जो है कम होता है। तो अपने सुरक्षा के लिए ये बिलों के अंदर जो रह करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और जैसे इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि ये भोजन के लिए, शिकार के लिए या जनन के लिए है, जो है वो सामान्यतः क्या होते हैं रात को बाहर निकलते हैं, क्योंकि जो मरुस्थलीय प्रदेश जो होते हैं वहां पर रात्रि का जो टेम्परेचर होता है वो अपेक्षाकृत कम होता है। तो अपन ये देख सकते हैं कि सामान्यतः रात्रिचर होते हैं। तो रात्रिचर होने से क्या होगा, टेम्परेचर से बच जाएंगे, और टेम्परेचर से बच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही जल हानि से अपने आप को बचा पाएंगे। और ये जो है भोजन भी जो है वो रात को ही प्राप्त कर पाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अपने आप को टेम्परेचर से बचा करके, अपने आप को टेम्परेचर से बचा करके और जल की हानि को जो है वो न्यूनतम और कम से कम करना होता है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि कई जो सरीसृप या रेप्टिलिया वगैरह जो होते हैं उनकी जो त्वचा जो होती है उस त्वचा के द्वारा मोम या म्यूकस का स्राव होता है। तो मोम या म्यूकस क्या करती है, चिकना बनाकर रखती है, और चिकना बनाकर रखती है तो उससे क्या हो जाता है कि जल है वो बाहर नहीं निकल पाता, यानी जल की हानि जो उससे क्या हो जाती है वही न्यूनतम हो पाती है। यहाँ हम और अगर अनुकूलन इसका देखना चाहें तो देखिए कुछ जंतु या जैसे कुछ छिपकलियां इस प्रकार से होती है जो कई कई दिनों तक, या कई तो ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर जिनको पानी नहीं मिल पाता। तो त्वचा जो होती है इनकी त्वचा जो होती है वो आर्द्रता ग्राही होती है, यानी ये वातावरण में उपस्थित नमी को ही अवशोषित करके और अपने जल की जो पूर्ति कर लेते हैं। तो ये भी एक इसका अच्छे प्रकार का अनुकूलन है। इसके अलावा यदि हम ये देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के और अनुकूलन पाए जा सकते हैं, तो हम ये देख सकते हैं, जैसे आप इसको समझने के लिए ऊंट को आप सोचिए, ऊंट का चित्र आप अपने सामने लाइए, ऊंट में जो भी विशेषताएं हैं वो विशेषता आप यहाँ लिख दीजिए, तो वो इसी के अनुकूलन हो जाएंगे। जैसे ऊंट का जो शरीर होता है वो लगभग लगभग मिट्टी के रंग के जैसा होता है, तो ये उसका अनुकूलन हालांकि है एक सुरक्षात्मक अनुकूलन। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि जो ऊंट का जो आमाशय होता है, ऊंट का जो आमाशय होता है, यहाँ लिख दूंगे, आमाशय में रूमेन नामक संरचना पाई जाती है। आपने कुबड़ का नाम सुना होगा, कुबड़ में त्वचा जो सॉरी वसा संग्रहित रहती है, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक पानी पीने की उसका आवश्यकता नहीं होती। तो रूमेन में भी क्या होता है कि पानी का संचय वो कई दिनों के लिए कर लेता है, इसलिए ऊंट को बार बार पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक बार पानी पीने के बाद में उसको 10-15 दिन बाद में ही पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो अनुकूलन है। इसके अलावा आपने देखा होगा ऊंट के जो पैर, जो शरीर जो होता है वो जमीन से काफी ऊपर रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि पैर काफी बड़े होते हैं। ये किस लिए होते हैं, ताकि वो सतही, क्योंकि जमीन रेगिस्तान की मिट्टी जो गर्मियों में गर्म होती है, अब शरीर ऊपर होगा तो उससे ज्यादा दूरी होने की वजह से वो गर्मी से अपने आप को बचा पाएगा। ठीक है, तो ये भी एक यहाँ देख सकते हैं, टांगे लंबी होती है और टांगे लंबी होने की वजह से ये जो है वो वहां से अपने आप को बचा सकता है। इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं कि इसके पैर जो होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, गद्दीदार और चौड़े, यानी इसका जो हम यूं कह सकते हैं कि सतही क्षेत्रफल ज्यादा हो जाने की वजह से ये मिट्टी के अंदर जो है वो आसानी से चल पाते हैं। आपको पता होगा रेगिस्तान में घोड़े सक्सेस नहीं है, क्योंकि घोड़े जो होते हैं उनके पैर मिट्टी में धंस जाते हैं, लेकिन ऊंट के पैर चौड़े और गद्दीदार होने की वजह से आसानी से उसके ऊपर वह चल पाता है। आपने
इसमें ऊंट के नथुने का भी अनुकूलन अपन देख सकते हैं। इसके अलावा आंखों की पलकों का जो अनुकूलन भी हम ऊंट का देख सकते हैं। तो बहुत सारे अनुकूलन ऐसे पाए जाते हैं जो रेगिस्तान के जंतुओं की विशेषता होती है। इसके अलावा हम देखते हैं एक बड़ा अनुकूलन, और यहाँ अगर अपन चर्चा करें तो बड़े अनुकूलन में हम देखते हैं कि जो पानी की जो हानि होती है वो सबसे ज्यादा किस वजह से होती है? पानी की हानि सबसे ज्यादा होती है मलमूत्र के द्वारा। तो ये देखो मलमूत्र में बड़ी ये चालबाजी करते हैं, यानी ये अर्धठोस ठोस मलमूत्र का विसर्जन करते हैं। तो ठोस मलमूत्र का विसर्जन करने से क्या होगा कि जल की हानि न्यूनतम होगी। अर्थात क्या होता है कि ये जल को जो है वो वापस अवशोषित करके रख लेते हैं और ठोस रूप में या अर्ध ठोस रूप में मल और मूत्र का विसर्जन करते हैं। यानी इनका मूत्र गाढ़ा होता है अपेक्षाकृत, या मल जो होता है वो बीट के रूप में होता है। आप कहीं भी जाकर के देख लीजिए, जो रेगिस्तानी जो जंतु होंगे उनका जो मल होगा वो बेट के रूप में होगा, और सामान्यतः ये जो है वो यूरिक अम्ल के रूप में जो है वो मलमूत्र का विसर्जन करते हैं। तो ये भी एक इस प्रकार का जो है इसमें अनुकूलन होता है। इसके अलावा हम देखते हैं एक मुलाच, यानी कुछ प्राणियों में अगर देखते हैं, जैसे मुलाच की अगर बातचीत करते हैं तो मुलाच की त्वचा आर्द्रताग्राही होती है, और आर्द्रताग्राही होने की वजह से क्या होता है कि वायु में उपस्थित नमी को ये अपने भोजन जल की पूर्ति के लिए काम में ले लेते हैं। तो ये भी एक इसका बहुत अच्छा अनुकूलन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रेगिस्तान में रहते हैं वो जंतुओं में काफी अनुकूलन पाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में हम ये देखते हैं जैसे वो भोजन भी करते हैं, तो ठोस जो भोजन होते हैं जैसे बीज वगैरह होते हैं, तो बीज को ये छील करके और अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ये सूखी हुई चीजों से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वो वहां पर पाए जाने वाली जो लकड़ियां या हम ये कह सकते हैं कांटेदार जो वनस्पतियां होती है उनको भी भोजन के रूप में ये ग्रहण कर लेते हैं। तो ये वहां पर पाए जाने वाले जंतुओं के अनुकूलन है। नेक्स्ट हम अनुकूलन में इसी में देखते हैं कि क्या इनको सुरक्षा के लिए भी कोई अनुकूलन प्राप्त करना होता है? तो बिल्कुल सही है, खुद को बचाना भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हम लिखेंगे सुरक्षात्मक अनुकूलन। तो सुरक्षात्मक अनुकूलन के लिए अगर अपन बातचीत करें इसमें, तो देखो सामान्यतः जो क्या होते हैं ये विषैले या जहरीले होते हैं। जहरीले यानी इनमें जहर की मात्रा अधिक होती है। तो जहर की मात्रा अधिक होने की वजह से दूसरे प्राणी इनका शिकार नहीं कर पाते। और जहां पर आपको पता है जल की कमी होगी, जिन प्राणियों के शरीर में जल की कमी होगी उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो जहर की मात्रा बढ़ती जाएगी। आपने गो का नाम सुना होगा, आपने कई जैसे सरीसृप जैसे कोबरा वगैरह का नाम सुना होगा। तो उन जंतुओं के अंदर जो है या कई छिपकलियां वगैरह भी ऐसी होती है जिनमें जहर की मात्रा अधिक होती है। तो ये अपने आप को जो वो सुरक्षित रख पाते हैं। तो ये एक मुख्य रूप से जो है इसका सुरक्षात्मक अनुकूलन हो गया। इसके अलावा यदि अपन देखते हैं कि ये सामान्यतः अपने आप को बचाव करने के लिए जो है क्या होते हैं, रात को भोजन के लिए या किसी जनन के लिए अन्य कार्य के लिए चलते हैं। तो दूसरा ये क्या होता है, ये रात्रिचर होते हैं। तो रात्रिचर होने की वजह से क्या होता है कि इनका ये अपने आप को जो है अंधेरे में छिपा कर भी रख सकते हैं। रात्रिचर अगर आपने कभी देखो, आप अगर सुबह खेत में या किसी मरुस्थल या टीले पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर बहुत सारे रेप्टाइल्स के या अन्य कीड़े मकोड़ों के खोज आपको मिल जाएंगे, पदचिन्ह आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि रात को यहाँ पर इन जो रेगिस्तानी जो जंतु उन्होंने खूब जो है वो धमाचौकड़ी यहाँ पर मचाई, यानी ये रात को निकलते हैं। इसके अलावा ये बिलकारी होते हैं, तो ये बिल के अंदर रहते हैं। तो बिल के अंदर रहने से क्या हो जाता है, कोई भी प्राणी जो है दूसरा इनका शिकार नहीं कर पाता। ये भी एक इसका जो है वो अनुकूलन होता है। इसके अलावा क्या होती है, जैसे हमने ये बताया था ऊंट की टांगे जो होती है वो क्या होती है, लंबी होती है। टांगे लंबी, और लंबी होने की वजह से क्या होता है, ये टेम्परेचर नीचे वाला जो टेम्परेचर है, मिट्टी का टेम्परेचर है, उससे अपने आप को बचा पाता है। इसके अलावा हम देखें इसमें कि अग्रपाद जो है वो भी लंबे होते हैं, और अग्रपाद लंबे होने की वजह से क्या होती है, ये तेज धावक या दौड़ाक होते हैं। तो इससे क्या होता है कि अपने जो है वो दूसरे जंतु जो इनका भोजन करने के लिए शिकार करने के लिए है, उससे अपने आप को ये तेज दौड़ करके अपने आप की जो है वो सुरक्षा कर लेते हैं। तो ये भी एक इसका जो है वो अनुकूलन होता है। इसके अलावा
हमने देखा जैसे जो रेगिस्तान में जंतु पाए जाते हैं उनकी त्वचा जो मोटी होती है, तो मोटी त्वचा भी क्या होती है, इसका एक सुरक्षात्मक अनुकूलन है। मोटी त्वचा ये भी एक सुरक्षात्मक अनुकूलन है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि कुछ जो जंतु जो होते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं उनका जो रंग है वो मिट्टी के समान होता है, और मिट्टी के समान होने की वजह से दूसरा जो शिकार करने वाला जो प्राणी है वो इनको पहचान नहीं पाता और ये इनकी सुरक्षा हो जाती है। आपने देखा कि शरीर पर कईयों के ऊपर जो है वो कांटे पाए जाते हैं इस प्रकार से, जैसे ये लंबे लंबे कांटे पाए जाते हैं कई छिपकलियों वगैरह के ऊपर या अन्य प्राणियों के ऊपर। तो ये भी क्या करते हैं, इनका सुरक्षात्मक आवरण यानी शिकारी से जो है इनको बचा पाते हैं। इसके अलावा यदि अपन देखते हैं कि इनके जो संवेदांग है वो संवेदांग यानी संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए, जैसे श्रवण शक्ति की अपन बातचीत करें, हम दृष्टि प्रास की बातचीत करें या सूंघने की कैपेसिटी की बातचीत करें, तो क्या हो जाता है, ये बहुत ही इसमें तीक्ष्ण होती है, तेज होती है, जिसकी वजह से ये आपने देखा होगा हल्की सी आवाज होती है तुरंत ही अपने बिलों में घुस जाते हैं। आप चूहे का एग्जाम्पल देख लीजिए, चूहे को हल्की सी आवाज होती है तुरंत वो अपने बिल में जाकर घुस जाता है। तो ऐसे ही ये इन जो है वो संवेदनाएं या अपन यूं कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रिय जो है वो वास्तव में काफी तेज होती है। तो ये इनके जो है वो अनुकूलन होते हैं। और भी बहुत सारे अनुकूलन हम देख सकते हैं इसमें कि इन जंतुओं के अंदर जो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे अनुकूलन पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में कि ऐसे प्राणी जो घास दिए मैदान में रहते हैं, तो घास स्थलीय प्राणियों के अनुकूलन। देखो घास स्थल में रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि शायद भोजन की कमी तो यहाँ पर नहीं है। घास स्थलीय प्राणियों के अनुकूलन, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो है वो जंतु घास मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, तो जंतु तो काफी अधिक है, तो यहाँ पर अनुकूलन इतने जो है वो टफ नहीं होते। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्तनधारी जो प्राणी जो होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, बिलकारी होते हैं, बिल के अंदर घास के अंदर जो है वो बिल बना करके रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे स्तनधारी या जो रेप्टेलिया भी यहाँ पर जो पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको अपने सरीसृप कहते हैं, ये क्या होते हैं, सामान्यतः बिलकारी होती है, यानी बिलों के अंदर जो है वो सामान्य रूप से ये रहते हैं। इसके अलावा यदि अपन देखते हैं कि ये भी जो यहाँ पर जो जंतु रहते हैं वो एक झुंड बनाकर, झुंड या समूह बनाकर रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, समूह बनाकर रहने से इनका जो है वो जनन की प्रक्रिया भी जो आसानी से कंप्लीट हो पाती है, भोजन भी इनको आराम से मिल जाता है, और सबसे बड़ा कारण यही है कि झुंड या समूह में रहते हैं तो अपने जो दुश्मन है उनसे आसानी से लड़ पाते हैं, अपनी जो सुरक्षा ये आराम से कर पाते हैं। तो ये भी एक इनका जो है बड़ा अनुकूलन है। इसके अलावा है इसमें सुविकसित प्रवास पाया जाता है, सुविकसित प्रवास, यानी इसका मतलब यह हुआ कि ये समूह में रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो घास स्थलीय मैदानों के अंदर आसानी से चले जाते हैं और वहां पर रह करके प्रवास शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वापस उनको वहां लौटना है, ये समूह में रहते हैं। आपने देखा होगा कई हिरण है वो समूह में रहती है, भेड़िए है वो समूह में रहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जंगली सुअर है वो शेर से भी लड़ लेते हैं, किस वजह से, समूह में रहने की वजह से। तो ये वहां पर पाए जाने वाले जंतुओं के विशेष रूप से अनुकूलन होते हैं। इसके अलावा यदि आप यहाँ देखें कि इसमें जो है वो शीत निष्क्रियता पाई जाती है, दोनों लिख लेते, शीत व ग्रीष्म निष्क्रियता। आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर सांप गायब हो जाते हैं, कहां चले जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मेंढक भी कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं, बरसात में वापस आते हैं। इसका कारण ये हुआ कि ये जिस प्रकार का वातावरण इसके लिए अनुकूलित नहीं होता उस प्रकार के वातावरण से पीछा छुड़ाने के लिए ये शीत या ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं, यानी जमीन में जाकर के जो है वो कई दिनों तक निष्क्रिय होकर के बैठ जाते हैं। फिर जब इनके लिए वातावरण अनुकूलित होता है तभी ये बाहर आता है। तो यहाँ पर घास स्थलीय मैदानों में जो पाए जाने वाले जंतु होते हैं उनमें कईयों के अंदर जो है वो इस प्रकार का शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता का जो विशेष गुण पाया जाता है। एक इसमें अनुकूलन ये होते हैं कि घास स्थलीय जो प्राणी होते हैं वो सामान्यतः शाकाहारी होते हैं, कि घास काफी मिल रहा है तो यहाँ पर जो है वो आसानी से इसको मिल पाता है, तो ये अनुकूलित हो जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम यहाँ देखेंगे कि आपके पास में जो वनों के अंदर जो जीव पाए जाते हैं, यानी वनीय प्राणी, इसको अपन कह सकते हैं वनीय प्राणियों के अनुकूलन।
वन्य प्राणियों का मतलब ये होगा यहाँ पर भी काफी आसान प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो भोजन काफी आसान हो जाता है। तो एक पहली बात अपन ये दे सकते हैं कि ये जंतु जो होते हैं वो वृक्षीय सामान्यतः होते हैं। वृक्षीय जंतु का मतलब ये हो गया कि ये अपना आवास, इनमें से कई जैसे लंगूर है, बंदर है या अन्य जो प्राणी है वो पेड़ों के ऊपर जो है वो अपना आवास आसानी से बना लेते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कि ये सामान्यतः इनमें से यहाँ पर कई शिकारी भी होते हैं, या दौड़ना भी पड़ता है, ये पेड़ भी चढ़ना पड़ता है। तो ये सामान्यतः क्या होते हैं, बलशाली या ताकतवर होते हैं। वो इनकी पेशियां जो होती है वो काफी क्या होती है, मजबूत होती है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं जैसे कई जंगलों के अंदर शेर है या फिर भेड़िया है, तो उनको शिकार करना पड़ता है। तो शिकार के लिए क्या होते हैं, इनके जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। जबड़ा भी मजबूत होता है। आपने देखा होगा जो मगरमच्छ होता है उसका जबड़ा कितना मजबूत होता है, एक बार पकड़ने के बाद में छोड़ता नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो पैर होते हैं, पैरों पर नाखून जो तेज होते हैं, जिसको अपन पंजे के रूप में कह सकते हैं, तो ये वहां पर पाए जाने वाले जो मांसाहारी प्राणी है उनके अनुकूलन। ये तेज धावक भी होते हैं, क्योंकि उनको अपने शिकार के लिए वो तेज दौड़ना पड़ता है। लेकिन जो शिकार होता है वो भी बड़ा धावक होता है और वो भी इनसे तेज दौड़ता है, अपनी जो सुरक्षा कर पाता है। तो ये भी वहां पर वनों में पाए जाने वाले जो प्राणी है उनके अनुकूलन। इसके अलावा यदि अपन यहाँ देखें तो इसमें ये होता है कि ये अपनी जो सुरक्षा के लिए बार बार रंग चेंज कर लेता है। जिस प्रकार के वातावरण में जाता है उसी प्रकार के वातावरण के अनुसार ये अपना जो है वो रंग, कई प्राणी ऐसे होते हैं जैसे आपने गिरगिट के बारे में देखा होगा, तो वो जिस प्रकार के वातावरण में जाता है वो मिमिक्री करता है। तो इसी प्रकार से ये मिमिक्री भी करते हैं और उनका जो शरीर है, जैसे पेड़ों में रहने वाले जंतु होते हैं तो उनका शरीर है वो लगभग पत्तियों जैसा हरा होता है। इसके बाद में इनकी जो श्रवण कैपेसिटी होती है, दृष्टि प्रास होती है, वो भी काफी अच्छी होती है, यानी तेज सुनने की कैपेसिटी होती है इनकी, देखने की कैपेसिटी भी काफी तेज होती है। तो अपन ये कह सकते हैं श्रवण तंत्र, दृष्टि तंत्र और अपन क्या बोलते हैं सूंघना, ये अपने भोजन को सूंघते हुए काफी दूर तक ये चले जाते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कि इसमें जो है वो श्वसन तंत्र भी जो है वो काफी अनुकूलित होता है। और जनन के लिए, यानी इनकी जनन कैपेसिटी भी, जनन क्षमता भी काफी होती है, ताकि जो जंगल है या जो वन है वहां की जो जनसंख्या है वो काफी, क्योंकि जंतु होंगे तो शिकार करेंगे, कई शिकारी जो है शिकार करेंगे, और शिकार करेंगे तो वहां पर जंतुओं की, शाकाहारी जंतुओं की संख्या जो कम हो जाएगी, वो वापस संतुलित कब हो पाएंगे, जब इनकी जनन कैपेसिटी, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़ पाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वनों में पाए जाते हैं उन प्राणियों के बहुत सारे अनुकूलन हमने यहाँ पर पढ़े, जिसके अंदर सुरक्षात्मक और आवासीय और अपने जो है भोजन के लिए अनुकूलन है, और भी बहुत सारे ऐसे अनुकूलन मिल जाएंगे। इसके बाद में जो है कुछ शीत प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं के या फिर ध्रुवीय प्रदेश पर रहने वाले जंतुओं के जो अनुकूलन होंगे वो हम नेक्स्ट पॉइंट में अपनी उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।